देखिए केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में इसकी पहले की कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल, ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझ लें, फिर एग्जाम्पल के आधार पर डिफिनीशन बनाएंगे और बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। तो ध्यान दीजिए, ये जिंक धातु की छड़ है, ये देखिए, और इस जिंक धातु की छड़ को हम करते क्या है, उसी के लवण के विलयन में हम डुबा दिए। और धातु है तो धातु का एक काम होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये जिंक धातु की छड़ है और जिंक धातु की छड़ को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिए तो ये क्या करता है, जिंक धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये Zn डबल प्लस आयन में बदल गया। तो ध्यान दीजिए, जिंक धातु की छड़ को जब उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक धातु की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन वो दूर नहीं जाता, इसलिए देखिए धातु की छड़ पर आ जाता है। जिंक धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक धातु की छड़ का इलेक्ट्रॉन इसी छड़ पर रह जाता है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन किसी पर रहेगा तो उस जो है वो ऋणावेश हो जाएगा। ये देखिए जिंक धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। और जब जिंक धातु की छड़, देखिए हमने ये माइनस माइनस दिखाया है, ये देखिए माइनस माइनस हमने दिखाया, जिंक धातु की छड़ ऋणावेशित हो गई। तो ये जिंक धातु की छड़ के चारों ओर ये क्या करता है, जिंक धातु की छड़ तब धनावेश को एकत्रित आकर्षित करता है। भाई छड़ ऋणावेशित हो गया और ये क्या करता है, धनावेश को आकर्षित करता है। तो देखिए छड़ के चारों ओर देखिए धनावेश एकत्रित हो गया। ध्यान दीजिए, जिंक धातु की छड़ को उसी के लवण का विलयन जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिए तो ये जिंक धातु की जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसी छड़ पर रह जाता है। और जब ये छड़ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो जिंक धातु की छड़ ऋणावेश हो गया। और जब ऋणावेशित हो गए तो छड़ के चारों ओर ये क्या करता है, धनावेश को आकर्षित करता है। जब धनावेश को आकर्षित करेगा तो देखिए छड़ और ये छड़ धनावेशित, सॉरी छड़ ऋणावेशित और विलयन धनावेशित हो गया। तो जिससे छड़ और विलयन दोनों के बीच एक द्विस्तर यानी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहां पर देखिए आप कापर धातु का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए ये कापर धातु की छड़ मैंने लिखा, देखिए Cu की छड़, और Cu की छड़ को उसी के लवण का विलयन, ये देखिए कापर सल्फेट का विलयन है और ये कापर सल्फेट के विलयन में हमने डुबा दिया, कापर सल्फेट का विलयन। और जब छड़ कापर धातु की छड़ को उसी के लवण का विलयन यानी कापर सल्फेट के विलयन डुबाते हैं तो कापर धातु है की छड़ है वो भी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो यह कापर धातु की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर ये देखिए विलयन में चलाता है। कापर धातु की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में चला गया, विलयन में। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। देखिए विलयन के, देखिए विलयन ऋणावेशित हो गया, विलयन क्या हो गया, ऋणावेशित। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागता उसमें धनावेश, तो ये छड़ पर देखिए धनावेश एकत्रित हो गया, छड़ पर धनावेश और ये विलयन देखिए ऋणावेश हो गया, जिससे यहां भी द्विस्तर बन गया। धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल में एक विभवांतर उत्पन्न होगा और उसी विभवांतर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। एग्जाम्पल से देखिए समझिए, कापर धातु की छड़ है और उसके लवण के विलयन में डुबाए यानी कापर सल्फेट के विलयन में डुबाए। कापर धातु की छड़ है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो कापर धातु का जो इलेक्ट्रॉन था वो देखिए विलयन में चलाया और जब विलयन में चलाया तो विलयन ऋणावेश हो गया और ये क्षण क्या हो गया, धनावेश हो गया। यानी यहाँ धातु की क्षण और विलयन के संपर्क तल में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया और उसी विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ भी देखिए क्षण ऋणावेशित है, विलयन देखिए धनावेशित है। यहाँ भी क्षण और विलयन के संपर्क तल में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। यानी इससे आपका डिफिनीशन क्या बनेगा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं, यहां भी देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो ये धातु की छड़ जो है विलयन के सापेक्ष या तो ऋणावेशित हो जाती है या धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और विलयन में भी देखिए विपरीत प्रकृति का आवेश आता है।
इस प्रकार धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन क्या बताएंगे आप? कि कोई भी धातु की छड़ है, देखिए आप यही बताएंगे, धातु की छड़ को क्या करेंगे? उसी के लवण के विलयन में डुबाएंगे, उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। और जब उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो ऋणावेशित और विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, और विलयन में उसका विपरीत आवेश आएगा। इस प्रकार छड़ और धातु की ये छड़ और ये विलयन, धातु की छड़ और विलयन दोनों के संपर्क तल में एक क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। और याद रखिएगा, इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ये आपको मैंने एक बात बता दी, इसमें एक विशेष बात ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोड विभव है, एक धातु की छड़ और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, और जबकि जो आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, जो आपने विद्युत वाहक बल पढ़ा था, विद्युत वाहक बल क्या था? दो धातु की छड़ थी और दो धातु की छड़ के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ था, वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये गलती अक्सर हमसे होती है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक विद्युत वाहक बल, इन दोनों में हम लोग अंतर नहीं जान पाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल में अंतर नहीं जान पाते। इलेक्ट्रोड विभव एक धातु की छड़ रहेगी और उसी के विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, और उसमें क्या था? दो धातु की छड़ रहेगी और दोनों धातु की छड़ के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये चीज आप पढ़े हैं। आइए अब इसके बाद यहाँ आपको हम ये भी बताते हैं कि यहाँ देख रहे हैं जिंक धातु की छड़ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता, Zn डबल प्लस आयन में, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहाँ छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये इस पर क्रिया ऑक्सीकरण होती है। और याद रखिएगा, इस पर क्रिया ऑक्सीकरण होती है। और ये पूछा गया है कंपटीशन परीक्षाओं में, जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, वो एनोड होता है। वो यहाँ एनोड, वैसे भी अक्सर आप जानते हो एनोड प्लस होता है, लेकिन इसमें एनोड आपका क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दिखाई पड़ रहा है भाई, एनोड दिखाई पड़ रहा है ना? एनोड माइनस नहीं दिखाई पड़ रहा, एनोड माइनस। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ एनोड माइनस। चलिए, कॉपर धातु की छड़ है, ये देखिए कॉपर धातु की छड़ पर ये देखिए Cu डबल प्लस आयन, और ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये देखिए Cu में बदल गया, यानी इस पर क्रिया अपचयन हो गई, इस पर क्रिया अपचयन। और ये आपका कैथोड होता है, ये आपका क्या होता है? कैथोड यानी प्लस होता है। एक कॉपर धातु की छड़ थी, कॉपर सल्फेट के, फिर बता रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए थे। तो ये जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए थे तो कॉपर धातु की छड़ का जो दो इलेक्ट्रॉन था वो आकर विलयन में चला आया। अब जब विलयन में चला आया तो छड़ धनावेशित हो गई। कॉपर सल्फेट है तो आप जानते हैं Cu पे डबल प्लस आयन और SO4 पे डबल माइनस आयन। सल्फेट आयन का जो ऋणावेश है इसके चारों तरफ एकत्रित हो गया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर छड़ धनावेशित और विलयन ऋणावेशित, यानी कॉपर धातु की छड़ पर एनोड जो है अपचयन क्रिया होती है, यानी कैथोड प्लस होता है, और जिंक धातु की छड़ पर क्रिया जो है अपचयन ऑक्सीकरण होती है, और ये क्या होता है? एनोड क्या होता है? माइनस होता है। आइए, इतनी बात तो हम लोग जान गए, इलेक्ट्रोड विभव डिफिनीशन जान गए। धातु की छड़ है, उसी के लवण के विलयन डुबाइए, और धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, और छड़ और विलयन के संपर्क तल में एक विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अगर ये इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थिति में हम ज्ञात करें, मानक परिस्थिति का मतलब होता है, देखिए मानक परिस्थितियों में अगर हम इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात करते हैं तो उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मानक परिस्थितियां क्या हैं ये ध्यान दीजिए। मानक परिस्थितियां का मतलब होता है ताप जो होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो दाब होना चाहिए वो आपका एक वायुमंडल होना चाहिए। और याद रखिएगा
और विलयन जो होना चाहिए, वो विलयन की जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता का विलयन 1m। अगर आप यही बताएंगे यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थिति यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ये ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एक वायुमंडलीय दाब और जो इसमें ये विलयन भरा है वो 1 मोलर सांद्रता का विलयन हो, यानी मानक परिस्थिति में ज्ञात करेंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज हमने आपको बताया कि यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में यानी ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब 1 वायुमंडल और सांद्रता 1 मोलर हो, इस पर ज्ञात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड विभव रहेगा वो आपका कौन सा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से लिखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप E0 से। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव आप जानते हैं 2 होता है, यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और यदि अपचयन हो रहा है तो उसको मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को लिखेंगे, ये दिखाई पड़ रहा भाई, ये दिखाई पड़ा ही, E0 आप लिखेंगे SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए E0 सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आप जो है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को E0 SOP से कहते हैं, और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को आप E0 आप लिखेंगे SRP लिख देंगे, आप SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जान गए ना कि यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो धातु के इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और यदि अपचयन अभिक्रिया हो रही है तो उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव यानी SRP कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक क्षण पर, ये देखिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत मेन बात है, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया, एक ही क्षण है और एक ही क्षण पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है और अपचयन क्रिया हो रही है, याद रखिएगा। तो मानक ये आपका ऑक्सीकरण विभव, मैं लिख भी दे रहा हूं, आपका E0 SOP, E0 SRP के बराबर होता है, लेकिन जो इसका चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। सॉरी, E0 SOP यानी मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है, केवल चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके द्वारा मान लीजिए किसी सेल का हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। किसी सेल का कुल विद्युत वाहक बल हम कैसे निकालते हैं, तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपको निकालना है तो आप यही लिखेंगे E0 सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल। ये लिखा क्या, E0 सेल का मतलब सेल का कुल विद्युत वाहक बल। किसी कोई सेल है उसमें अब क्रिया अगर हो रही है तो किसी सेल का कुल विद्युत वाहक बल E0 सेल बराबर E0 SOP E0 SRP। इसको आप ऐसे भी हिंदी में भी लिख सकते हो, E0 सेल बराबर E0 SOP। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस पर SOP होता है वो ऑक्सीकरण यानी एनोड होता है। आप E0 एनोड लिखेंगे और माइनस आप लिख सकते E0, और SRP का मतलब ये क्या लिखेंगे, आप कैथोड भी लिखेंगे। कुछ लोग इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, इसको E0 एनोड जो होता है बाईं ओर होता है तो E0 राइट हैंड साइड लिखते हैं, सॉरी दाहिनी ओर होता है। ये जो है देखिए ये किस ओर होता है बताइए। इसको कुछ लोग लिखेंगे E0 RHS यानी राइट हैंड साइड, और इसको कुछ लोग लिखते हैं E0 लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर होता है। कैथोड आपका बाईं ओर और एनोड आपका किधर होता है,
इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं इनर्ट, और इसको आप कुछ लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ये सेल, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल इस सूत्र से निकाला जाएगा। इसके बाद आप ये नोट कर डालिएगा। इसके बाद एक चीज इसमें हम पूछते हैं, देखिए एक चीज, ये तो आपको सॉरी ये मिटाना नहीं है अभी, या मिटा दे रहे हैं चलिए, क्योंकि नोट भी करना काफी चीज है। इसके बाद देखिए किसी सेल को लिखने का तरीका क्या है, ये परीक्षा में बहुत मेन बात है। किसी सेल को लिखा कैसे जाता है, अब इसके लिए आपको पीछे की बात याद होनी चाहिए। जैसे आप देखे थे जो जिंक धातु की क्षण था वो इलेक्ट्रॉन त्यागा था, Zn डबल प्लस आयन में बदल गया था। Cu डबल प्लस आयन था वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, Cu में बदल गया था। यानी पहले धातु रहता है, यह माने मेटल्स धातु, उसके बाद धातु आबलिक धातु आयन यम प्लस। ये देखिए धातु और धातु क्या रहेगा, धातु क्या आयन, और लवण सेतु के लिए ऐसे ये सिंबल बना देंगे, ये सिंबल बनाएंगे मतलब लवण सेतु। इसके बाद आप देखे थे Cu डबल प्लस आयन, यहाँ पे लिखेंगे M प्लस आबलिक M। ये आपको किसी सेल को लिखने का तरीका है। M आबलिक क्या हुआ, ये देखिए तिरछा है थोड़ा, हाँ देखिए तिरछा होगा, अच्छा ये दिखाई नहीं पड़ रहा, चलिए अच्छा और नीचे लिख देते हैं। देखिए कैसे सेल को लिखे, ये अब यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना। देखिए सबसे पहले धातु आबलिक, ये धातु आयन यम प्लस, फिर ये लवण सेतु हो गया, फिर ये धातु आयन और ये आबलिक धातु, सब दिख रहा है ना। देखिए ऐसे किसी सेल को आप लिखेंगे, धातु पहले फिर धातु आयन, ये लवण सेतु फिर धातु आयन आबलिक धातु। आप जानते हो ये तो आप देखिए ना, धातु से धातु आयन बन गया। ये आप इसी को दो बात कहिए, ये आपका क्या था एनोड, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है एनोड, और ये आपका क्या है कैथोड। ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है कैथोड। एनोड मतलब ऑक्सीकरण, और ये कैथोड, ये दिखाई पड़ रहा है भाई कैथोड, नहीं दिख रहा, दिख रहा ना। तो देखिए ये कैथोड, ये बात ध्यान दीजिए, धातु धातु आयन वो एनोड होता है, और धातु आयन आबलिक धातु ये क्या होता है कैथोड। इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और ये क्या होती है अपचयन। ये सेल पहचानने का तरीका होता है। कोई भी सेल, कहीं किसी सेल की अपक्रिया लिखी है, ऐसे दे दिया गया सेल निम्नलिखित में सेल अपक्रिया है, तो ये देखिए पहचानिए कहीं धातु आबलिक धातु आयन, फिर ये लवण सेतु का सिंबल रहे, फिर धातु आयन, फिर धातु। इस प्रकार से आप सेल अपक्रिया पढ़ लिए। कल अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरमीडिएट स्तर से, तमाम कंपटीशन परीक्षाओं की भी स्तर से, इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से।